गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी ना था। बेटी का नाम गरिमा था। बाग में पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भाड़ झोंकती थी। उससे सेर भर अनाज मिल जाता था। दोनों खाकर सो जाती थीं। इसी से उनका गुजारा बसर हो जाता था। हर माँ की तरह गरिमा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरे घर नहीं बसाया और ना ही कोई रोज़गार शुरू किया। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थीं। इस बात को लेकर गांव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता रहता और सबके मन में यही सवाल आता कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, तो भी ये कितने आराम से कैसे रहती हैं। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 5-10 कोस से अधिक उसका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कोई गरिमा से शादी के लिए तैयार नहीं होता। गरिमा की शादी के लिए माँ बेटी ने साथ कई तीर्थ यात्रा की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। गरिमा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर नहीं उठती थी। उसकी ये हरकत गांव वाले के शक को और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता था कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गरिमा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गरिमा की सुंदरता और उसकी जवानी गांव वालों की नज़रों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते उसे रात हो गई। उस समय वो एक गांव में पहुंचा। वो लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा में उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम रमेश है। इसके बाद गंगा ने रमेश का खूब आदर सत्कार किया और उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। रमेश नौजवान था। तभी उसकी निगाह गरिमा पर पड़ी। गरिमा एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही रमेश भी मोह में पड़ गया। वो झट से गरिमा से सगाई के लिए मान गया। उसके 2-4 गहने दिए और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपने नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन भी नहीं बीते थे कि रमेश के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगीं। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। रमेश इन अटकलों में से परेशान हो चुका था, लेकिन वो गरिमा को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीना बाद रमेश अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। रमेश ने बहनोई को साथ खाने के लिए बुलाया। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। रमेश को कुछ संदेह हुआ और उसने साफ पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है। किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज में रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकता। रमेश तेजी से उठा और ससुराल लौट गया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गरिमा को छोड़कर चला गया। इस तरह कई साल बीत गए, लेकिन रमेश कुछ पता ना चला। पति के गायब होने पर गरिमा उदास नहीं थी। वो हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। पहले पीछे रमेश एक भजन की किताब छोड़ गया था और खाली समय में गरिमा उस किताब में कोई भजन गाती थी। पहले गरिमा गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। दरअसल उसके पास उस स्त्री से बात करने के लिए कोई विषय भी नहीं होता था। गरिमा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेर सारी बातें थीं, जिसकी चर्चा वो गली मोहल्ले की औरतों के साथ करती थी। वो सभी को बताती थी कि रमेश कितना अच्छा है, सहनशील है। तभी वो मौजूदा एक स्त्री ने पूछ लिया, गरिमा, रमेश तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया?
गरिमा कहती है, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है? भला बाहर जाकर पैसा कमाना ही मर्द का असली काम है। वही जब कोई गरिमा से ये सवाल करता तो रमेश खत क्यों नहीं लिखता। इस पर गरिमा मुस्कुरा कर कहती है, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गरिमा सामने आ पहुंचेगी। सच कहूँ तो मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते, जरूर रमेश और तेरी लड़ाई होगी, तभी इस तरह बिना बताए रमेश तुझे छोड़कर चला गया। गरिमा बोली, बहना, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं कहीं जाकर डूब मरूंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। इत्तेफाक वो रमेश का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गरिमा के हाथ में थमाई और बोला, मुझे रमेश ने तुम्हें देने के लिए भेजा है। ये सुनते ही गरिमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते भर गरिमा के मन में हजारों अच्छे विचार ख्याल आते रहे, अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के भी अकेलेपन की भी याद आ जाती। डर सताता कि बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेगी, सारा काम अकेले करना पड़ेगा। बूढ़ी दिन भर रोती रहती है और इसी उधेड़-बुन में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिन बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पर पहुंची। गरिमा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर रमेश का इंतज़ार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया है लेकिन रमेश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद अब तक आया नहीं। गरिमा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम ना था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने से कोई फ़ायदा नहीं। गरिमा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल गए। ये पहली बार था जब गरिमा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें इधर उधर जाने को निहारने में लगी हुई थी। अचानक तांगा एक सुंदर और एक विशाल भवन के सामने रुका। गरिमा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। रमेश से मिलने की थोड़ी भी देरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रमेश का कमरा है, जाओ, वो अंदर ही पड़ा होगा। गरिमा अंदर गई लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े थे। वो बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, रमेश काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा, यहाँ वो किराए पर रहता है। कमरे में रमेश को ना पाकर गरिमा थोड़ी मायूस हो गई लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतज़ार करने लगी। राह देखते देखते शाम हो गई लेकिन रमेश का अब तक कोई पता नहीं था। गरिमा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया परंतु कमरे में एक दीपक तक नहीं था। जब भी किसी की आहट होती तो गरिमा को लगता रमेश आ गया, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गरिमा दौड़ी और दरवाज़ा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गरिमा बोली, वो अब तक आए क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, अभी मैं रमेश के दफ्तर से लौटा हूँ। साहब ने बताया है कि रमेश का ट्रांसफ़र हो गया है। रमेश ने साहब से कई बिनते की लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता लेकर आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज में बिठा दूँगा, फिर तुम अपने रमेश के पास चली जाना। गरिमा घबरा गई और बोली, जहाज में? कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 दिन से 10 दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गरिमा बूढ़े के साथ रमेश के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उस जवान जहाज पर बैठाया और विदा किया। जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था वैसे वैसे गरिमा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा, गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी पानी दे गरिमा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में रमेश को कहाँ खोजेगी, ये सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गरिमा उन्हें देख उसकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में अकेली बैठी एक स्त्री पर पड़ी।
गरिमा ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? ये सुनते ही स्त्री आंखें खड़खड़ा गई और बोली, और मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग्य ले जाए वहाँ जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गरिमा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। स्त्री झट से बोली, बहन कोई तुम्हें फहला फुसला कर लाया है, तुम किसके साथ आई हो? गरिमा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया, मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गरिमा, हाँ बहन वही। स्त्री बोली, बहन उस दुष्ट ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, भगवान करे उसकी 7 पुश्तों को नरक नसीब हो। उस कपटी ने कारण मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वही मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूँगी। ये सुनकर गरिमा के मुंह से बोल ना फूटे। वो सोचने लगी, अब क्या करूँगी? उसे अपनी माँ, अपने गांव, अपने सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करे बहन? स्त्री बोली, अब ये तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चलेगा। ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गरिमा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के 3रे साल में उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वो किसी तरह से जी रही है। एक रोज पापी बूढ़ा बेस बदलकर भिक्षा मांगने मेरे घर आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था। मैं उसके जाल में फंस गई और आज मेरी ये दुर्दशा है। इसने मेरे पति से मिलवाने का लालच दिया मुझे। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस बहरूपे की बात में फंस गई और इसके साथ चल दी। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर भी नहीं लौट सकती थी। अब बूढ़ा मुझे यहाँ ले आया और जहाज पर छोड़ गया। स्त्री की बातें सुनकर गरिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो बिल्कुल मौन हो गई। रमेश से मिलने का सपना एक झटके में टूट गया। गरिमा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गरिमा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है, मैं और तुम दोनों हम साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ ना बोली। दोनों एक टक नीचे आकाश के ओर निगाहें लगाईं। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। वो गरिमा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखा वो चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वो जड़ बन गई, कुछ ना बोल पा रही थी और ना ही पीछे से आवाज़ दे रही यात्रियों की बात सुन रही थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई। गरिमा के सामने वो दृश्य था जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रमेश था। गरिमा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी और रमेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गरिमा ने प्रतिक्रिया ना दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्रियों ने गरिमा को कोहनी मारी। गरिमा लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो क्या? गरिमा बोली, बहुत अच्छी तरह से, यही तो है जिससे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पति हैं, अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगी। गरिमा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया। रमेश इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वो यात्रियों से जानकारी जुटाने में व्यस्त था। गरिमा कोने में खड़ी रमेश को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और गरिमा के पास आया। रमेश, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? गरिमा मद मुस्कुराई और बोली, गरिमा नाम है हमारा, मध्यपुर बनारस से आए हैं। रमेश ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ आई कैसे? गरिमा ने उससे आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलाया था मुझे, सो मैं आ गई। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि गरिमा क्या बोल रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलाया भेजा? बुलावा मैं तो पिछले
7 सालों में यहाँ कैद हूँ, चाह कर भी घर नहीं जा सका। गरिमा घबरा गई, बोली, तुमने बूढ़े को नहीं भेजा मुझे लाने के लिए? रमेश बोला, बिल्कुल नहीं। गरिमा का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की आशा ना थी। गरिमा गुस्से से बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तुम बोझ नहीं बनना, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। रमेश बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 साल तक नहीं जा सकती। गरिमा, यहाँ का नियम है। गरिमा बोली, ठीक है, फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पालूंगी, लेकिन तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। रमेश बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती। गरिमा, तुम सती हो, देवी हो, और जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहकाया उसी ने मुझे यहाँ भेजा। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो, आराम करो, फिर आगे बातें करेंगे। वो स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गरिमा बोली, वो मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली थी, और इसका यहाँ कोई नहीं है, अंत ये मेरे साथ ही रहेगी। रमेश मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। तभी सामने 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई देते हैं। रमेश के पास आकर दोनों आदमी बोले, आज से ये दोनों औरतें हमारी। रमेश के क्रोध का ठिकाना ना था। रमेश चिल्लाकर बोला, ये दोनों घर की मेरी स्त्रियां हैं, इस पर आंख तक ना उठाकर देखना। दोनों आदमी ठहाके लेकर हंस पड़े। रमेश का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गरिमा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। रमेश चिल्लाया, छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। रमेश गरिमा और उसकी सखी को आगे बढ़ गया लेके। रमेश बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए ठीक नहीं है। अचानक सामने एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने रमेश से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज मेरे कोठे में रहेंगी। रमेश के होश उड़ गए। बोला, साहब, ये मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गरिमा की ओर इशारा कर उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। रमेश कांप गया, ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात अमल करना जमादार का काम था। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूर के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जनों संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गरिमा और सखी को गंदी नज़रों से घूर रहे थे। किसी तरह नज़र बचाकर रमेश दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठ गया। दोनों स्त्री कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती तो रमेश दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहता। किसी तरह रात बीती। अगले रोज किसी तरह कट गई। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश निकला तो देखा सामने सिपाही खड़ा है। सिपाही बोला, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। रमेश बोला, भाई, तुम हमारे देश के आदमी हो, तुम पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो और जाओ, साहब को कह दो रमेश घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, वो बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, तुम साथ चलो। रमेश के पास कोई चारा ना था। वो सिपाही के साथ निकल गया। रमेश को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, और वो औरत कहाँ है? कल तुम्हें उस मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? रमेश ने हाथ जोड़ दिए और बोला, वो मेरी पत्नी साहब। साहब बोला, दूसरी औरत कौन है? और रमेश, मालिक, वो मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन औरतों में से किसी एक को लेकर आओ जल्दी। रमेश साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। रमेश कोड़े खाने को तैयार हो गया। रमेश साहब नशे में था। उसने ना आओ देखा, ना पाओ देखा, ना सोचा, ना समझा। हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। रमेश की चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वो अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार ना था। अपने प्राण त्याग बेहतर समझा। इधर गरिमा और सखी कमरे में बैठे रमेश की वाट देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि रमेश पर क्या बीत रही है। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। वो रमेश की आवाज़ थी। गरिमा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। रमेश की आवाज़ सुनकर उसने रहा नहीं गया और आवाज़ के पीछे दौड़ गई।
फाटक खुला था। गरिमा कौन है आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब न मिला। वो अंदर जा पहुंची। सामने रमेश खुले बदन व लहूलुहान हुए खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहे थे। गरिमा से ये सहन नहीं हुआ। वो दौड़कर रमेश के लिपट गई और बोली, इसके बदले जितना चाहे मुझे मार लो, लेकिन इस पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गरिमा से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गरिमा बहुत असामान्य महसूस कर रही थी, असहाय, कुछ ना बोली। वहीं रमेश दर्द से कहा रहा था। जिस साथ के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था, उसकी आंखों के सामने वो छूटते रहा। गरिमा ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने रमेश पर अत्याचार बंद किया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। रमेश को अस्पताल ले जाया गया। गरिमा भी उसके साथ भी थी। इलाज के दौरान गरिमा एक क्षण के लिए भी रमेश के सामने से ना हटी। 4 दिनों के बाद इलाज के बाद रमेश ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गरिमा को रमेश का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था और ये उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गरिमा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा और अंग्रेज और रमेश के पास आया और गरिमा के नदी में कूदने की सूचना दी। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। रमेश ने जीते जी तो कभी साथ नहीं रह पाए, अब तो दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे हैं। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शूद्र कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य करने के पीछे यदि आपकी नियत नेक हो तो नियति आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।